Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा मेंबर्स को उनके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जी हाँ, आपका योगदान ही हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें, ताकि हम आपके लिए ये सुपर यूजफुल कंटेंट लगातार लाते रहें। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 यानी पादप जगत प्लांट किंगडम की गहराई में उतरेंगे। हमारे सोर्सेज हैं एनसीईआरटी की कोर टेक्स्ट बुक और साथ में यूपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्र, मतलब पीवाईक्यूज। हाँ, ताकि हमें ये पता चले कि एग्जाम में असल में क्या पूछा जाता है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि पौधों के इवोल्यूशन की एक महागाथा को समझना है। सही कहा। ये पानी में रहने वाले साधारण शैवाल से शुरू होकर उन विशाल पेड़ों तक पहुंचने की कहानी है जो आज दुनिया पर राज करते हैं। और इस कहानी का हर किरदार, चाहे वो शैवाल हो या ब्रायोफाइट, एक नई सुपर पावर डेवलप करता है। बिल्कुल। जिसने उसे सरवाइव करने में मदद की। तो चलिए इस कहानी को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये पादप जगत आखिर है क्या? मतलब क्या ये हमेशा से ऐसा ही था जैसा हम आज जानते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पादप जगत की हमारी समझ अब समय के साथ बहुत बदली है। अच्छा। हाँ, पहले तो कवक यानी फंगी और मुनेरा और प्रोटिस्टा के वो सदस्य जिनमें सेल वॉल होती थी, उन सभी को पौधों के साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। अरे, मतलब सब एक साथ। हाँ, एक तरह से खिचड़ी बना दी थी। लेकिन फिर विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण आया, जिसने आकर सब कुछ साफ किया और प्लांटी को एक अलग सुविकसित जगत का दर्जा दिया। और पौधों को क्लासिफाई करने का तरीका भी तो बदला होगा। हाँ। मुझे स्कूल का कुछ याद आ रहा है आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम्स के बारे में। बिल्कुल। पहले थे आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो बहुत ही सतही थे। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ किताबों के कवर के रंग के आधार पर उन्हें जमा दिया। ओके, मतलब सिर्फ बाहरी फीचर्स पर। एग्जैक्टली। फिर आए नेचुरल सिस्टम्स, जिन्होंने बाहरी विशेषताओं के साथ साथ आंतरिक संरचना जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब को भी देखा। ये किताब के अंदर झांकने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आज हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मतलब जो उनके विकासवादी संबंधों, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है। ये पौधों की एक फैमिली ट्री बनाने जैसा है। समझ गया। यूपीएससी के लिए जानना जरूरी है कि साइंस स्थिर नहीं है, ये इवॉल्व होता रहता है। बिल्कुल। चलिए, तो इस कहानी के सबसे पहले किरदार से मिलते हैं। शैवाल यानी एल्गी, पानी के राजा। हाँ, शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड जीव है। एक मिनट, थैलॉइड का क्या मतलब है? अच्छा, ये स्वपोषी होते हैं और ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे वॉल्वॉक्स, तो कुछ धागे जैसे होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा। और एनसीईआरटी में इनके 3 मुख्य वर्गों का जिक्र है, हरे, भूरे और लाल शैवाल। क्या ये सिर्फ रंग का फर्क है? नहीं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक डिफरेंस नहीं है। इसके पीछे एक शानदार विकासवादी रणनीति है। रणनीति? कैसी रणनीति? देखिए, हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी होता है जो उन्हें जमीनी पौधों का पूर्वज बनाता है। भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिन होता है जो उन्हें समुद्री माहौल में मदद करता है। और लाल शैवाल? उनमें क्या खास है? सबसे फैसिनेटिंग तो वही है। उनमें फाइकोएरिथ्रिन नाम का एक लाल पिगमेंट होता है। फाइकोएरिथ्रिन? हाँ, ये नीले और हरे प्रकाश को सोखने में माहिर है और यही प्रकाश समुद्र में सबसे गहराई तक पहुंचता है। अच्छा, तो इसका मतलब लाल शैवाल आपको उन गहराइयों में मिलेंगे जहां हरे शैवाल सूर्य की रोशनी की कमी के कारण जीवित नहीं रह सकते। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक बेहतरीन अंडर वाटर एग्जाम्पल है। कमाल है। और इनमें रिप्रोडक्शन, जी, वो 3 शब्द मुझे हमेशा कंफ्यूज करते थे। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। हाँ। इसे सिंपल रखते हैं।
लैंगिक प्रजनन में दो गैमीट्स का मिलना होता है। ठीक है। समयुग्मकी में दोनों गैमीट्स जुड़वां भाइयों की तरह होते हैं, साइज और शक्ल में एक जैसे। ओके। असमयुग्मकी में वो थोड़े अलग होते हैं, साइज में फर्क होता है। और विषम युग्मकी ये मानव प्रजनन जैसा है। मतलब एक बड़ा स्थिर मादा युग्मक एग और एक छोटा मोबाइल नर युग्मक स्पर्म, ये सबसे एडवांस तरीका है। अब ये बहुत क्लियर हो गया। चलिए इसे एक यूपीएससी पीवाईक्यू से जोड़ते हैं। 2013 प्रीलिम्स में एक सवाल था जिसमें नॉस्टॉक और स्पायरोगायरा का जिक्र था और पूछा था कि कौन जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर है। हाँ, ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। ये दिखाता है कि सिर्फ सतही ज्ञान काफी नहीं है। तो सही जवाब क्या था? नॉस्टॉक असल में एक साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया। हाँ, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जो पौधों के लिए खाद का काम करता है। इसलिए ये एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर है। और स्पायरोगायरा? वो तो एक हरा शैवाल है। बिल्कुल। और स्पायरोगायरा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, तो उसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। परीक्षा में यही छोटा सा अंतर आपको दूसरों से आगे ले जाता है। सही बात है। तो शैवाल पानी के राजा हैं, लेकिन वे पानी में ही फंसे हुए हैं। जमीन पर जीवन तो एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। बिल्कुल। सूखने का खतरा, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। तो पौधों ने जमीन पर अपना पहला सबसे डरपोक कदम कैसे रखा? यहीं से कहानी में ब्रायोफाइट्स की एंट्री होती है। पादप जगत के उभयचर चाहिए ही चाहिए। मतलब बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। नहीं, इनके नर युग्मक को तैर कर मादा युग्मक तक जाना होता है। एक मिनट, तैर कर? तो इसका मतलब यह है कि वे पानी के किनारे से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तब तो ये रेगिस्तान में कभी नहीं मिल सकते। कभी नहीं। वे नम छायादार जगहों तक ही सीमित हैं। उन्होंने जमीन पर कदम तो रखा, लेकिन पानी पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह नहीं छोड़ पाए। और इनके प्रकार हैं लिवरवर्ट और मॉस। क्या मॉस का कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? हाँ, स्पैग्नम, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं, वो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? उसकी पानी सोखने की क्षमता गजब की होती है, इसलिए नर्सरी में और पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है ताकि चीजें नम रहें। अच्छा। और सूखने पर ये पीट बनाता है, जिससे पुराने जमाने में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर पहला कदम तो रख दिया, पर वे पानी के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। इस बंधन को किसने तोड़ा? पौधों को असल में जमीन का राजा किसने बनाया? ये क्रेडिट जाता है टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स? हाँ, उन्होंने एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी विकसित की, संवहन उत्तक, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज। ओह, जाइलम और फ्लोएम। बिल्कुल। पर ये तो सिर्फ पानी और खाने की पाइप्स हैं। ये इतना रेवोल्यूशनरी कैसे था? ये सिर्फ प्लम्बिंग जैसा नहीं था, ये पौधों के लिए स्काईक्रेपर्स बनाने जैसा था। स्काईक्रेपर्स? हाँ, इन पाइप्स के बिना पौधे छोटे, जमीन से चिपके हुए ब्रायोफाइट्स की तरह ही रह जाते। जाइलम ने उन्हें पानी को ऊंचाई तक ले जाने की ताकत दी। और फ्लोएम ने खाने को पूरे पौधे में बांटा। सही कहा। इसी वजह से पौधे लंबे हो सके, सूरज की रोशनी के लिए compete कर सके और दुनिया के पहले जंगलों की नींव रखी। और यहीं से पौधे का डोमिनेंट फेज, वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। हाँ, जिसमें असली जड़, तना और पत्तियां होती हैं। और मैंने सीड हैबिट के बारे में भी पढ़ा है। बीजों के विकास में भी इनका बड़ा रोल था, है ना? बिल्कुल। टेरिडोफाइट्स ने बीज बनाने का रास्ता तैयार किया। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ओके। लेकिन सेलाजिनेला जैसे कुछ एडवांस टेरिडोफाइट्स ने दो तरह के स्पोर्स बनाना शुरू किया, एक छोटा मेल स्पोर और एक बड़ा फीमेल स्पोर। अच्छा, इसे ही विषम बीजाणुता कहते हैं, हेटेरोस्पोरी। एग्जैक्टली। और ये पौधों में जेंडर डिफरेंशिएशन की शुरुआत थी। इसमें मादा युग्मकोद्भिद पेरेंट प्लांट पर ही बना रहता है। ये बीज बनने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। मतलब उन्होंने बीज का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। हाँ, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का काम अगले ग्रुप ने किया। तो चलिए उन पर आते हैं। जिम्नोस्पर्म। नाम से ही पता चलता है, जिम्नो मतलब नग्न और स्पर्मा मतलब बीज। सही। इन पौधों में बीजांड यानी ओव्यूल्स किसी भी अंडाशय की दीवार से ढके नहीं होते, इसलिए निषेचन के बाद बनने वाले बीज भी नग्न होते हैं। फलों के अंदर बंद नहीं होते? नहीं,
दुनिया का सबसे लंबा पेड़ विशाल रेडवुड सिकोया इसी ग्रुप का सदस्य है। और इनकी जड़ों में भी कुछ खास होता है ना? हाँ, ये प्रकृति का एक अद्भुत गठबंधन है। साइकिस की कोरोलॉइड जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। और पाइनस में? पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा होता है, जो कवक के साथ एक सहजीवी संबंध है। ये फंगस पौधे के लिए पानी और पोषक तत्व सोखने का काम करता है और बदले में पौधे से भोजन लेता है। वाह, ये पार्टनरशिप इतनी जरूरी है कि अगर आप बिना इस फंगस वाली मिट्टी में पाइनस का बीज लगाएंगे तो वो उगेगा ही नहीं। कमाल है। तो जिम्नोस्पर्म सफल तो थे, लेकिन फिर कहानी में एक नया किरदार आया जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। उनका सीक्रेट वेपन क्या था? उनका सीक्रेट वेपन था फूल और फल। एंजियोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे। ये आज पृथ्वी पर सबसे डोमिनेंट पौधे हैं। फूल और फल ने ऐसा क्या कर दिया? फूल एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो परागण पॉलिनेशन को बहुत एफिशिएंट बनाता है, और फल बीजों को सुरक्षा और फैलाव डिस्पर्सल में मदद करता है। और इनमें वो यूनिक प्रोसेस भी तो होता है, दोहरा निषेचन। बिल्कुल, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म का ट्रेडमार्क फीचर है। इसमें होता क्या है? इसमें दो नर युग्मक हिस्सा लेते हैं। एक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण एम्ब्रोयो बनाता है और दूसरा दो ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। भ्रूणपोष, ये तो भ्रूण का खाना हुआ है ना? हाँ, पैक्ड लंच की तरह। ये एक बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है क्योंकि पौधा तभी भोजन पर एनर्जी खर्च करता है जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो चुका हो, कोई वेस्टेज नहीं। ये तो बहुत स्मार्ट है। बहुत ज्यादा। तो हमने शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक की यात्रा देख ली। इन सभी को एक साथ समझने के लिए पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट इट्स द मास्टर की। बेसिकली हर पौधे की लाइफ में दो स्टेजेस होते हैं। एक अगुणित हैप्लॉइड युग्मकोद्भिद जो गैमीट्स बनाता है, और एक द्विगुणित डिप्लॉइड बीजाणुद्भिद जो स्पोर्स बनाता है। एग्जैक्टली। और ये दोनों स्टेजेस एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसे दिन के बाद रात। पर यह पैटर्न सभी में एक जैसा नहीं होता है ना? नहीं, और यहीं पर एवोल्यूशन का खेल दिखाई देता है। 3 मुख्य लाइफ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है अगुणितक हैप्लॉन्टिक। इसमें पौधे की लाइफ का ज्यादातर हिस्सा हैप्लॉइड होता है। हाँ, डिप्लॉइड स्टेज बस एक छोटे से जाइगोट तक ही सीमित होता है। ये शैवाल की स्ट्रैटेजी है। दूसरी है द्विगुणितक डिप्लॉन्टिक। इसमें पौधा ज्यादातर डिप्लॉइड रहता है। हैप्लॉइड स्टेज बहुत छोटा होता है। ये हमारी यानी जानवरों की और सबसे एडवांस्ड पौधों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की स्ट्रैटेजी है। और तीसरी इन दोनों के बीच की होगी? बिल्कुल, अगुणितक द्विगुणितक। इसमें दोनों स्टेजेस मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। लेकिन एक फर्क है, ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉइड स्टेज। तो ये दिखाता है कि कैसे टेरिडोफाइट्स ने इवोल्यूशन में डिप्लॉइड स्टेज की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यूपीएससी मेंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ रटना नहीं है, ये समझना है कि जमीन पर विजय पाने के लिए किस लाइफ स्ट्रैटेजी ने सबसे अच्छा काम किया। तो आज हमने पौधों के पानी से निकलकर जमीन पर कब्जा करने की पूरी विकासवादी कहानी को समझा। हमने देखा कि कैसे संवहन ऊतक, बीज और फूलों जैसी सुपर पावर्स ने इस सफर को मुमकिन बनाया। हमने पौधों के वर्गीकरण को तो समझा, लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है कि बीज की आदत, सीड हैबिट ने पौधों को पानी पर अपनी प्रजनन संबंधी निर्भरता से पूरी तरह आजाद कैसे कर दिया। आजाद? हाँ, इसने उन्हें उन जगहों पर फैलने की क्षमता दी जहां ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कभी नहीं पहुंच सकते थे। ये आगे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस अद्भुत चर्चा के लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं के लिए एक रिमाइंडर, इस तरह के गहन विश्लेषण को सपोर्ट करने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर भी जरूर विचार करें। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.